नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा कि बिहार पुलिस के लिए फिजिक्स का क्लास ये है, तो देखिए इसमें हम लोग चर्चा करेंगे बिहार पुलिस फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यानी एमसीक्यूज के माध्यम से। इसमें सारे ऑप्शन को हम लोग छाटेंगे और कैसे एग्जाम में आप भी क्वेश्चन को छाट करके सही आंसर तक पहुंचेंगे, और सारे ऑप्शन का मैं पोस्टमार्टम भी करूंगा। तो बिल्कुल शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। फिजिक्स के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले मैं करने वाला हूं, तो बिल्कुल आप बने रहे शुरू से। मैं वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है दोस्तों? हाँ, पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों, अशुद्धियां ठोस के गलनांक को कम करती है। क्या अशुद्धियां ठोस के गलनांक को कम करती है? दूसरा ऑप्शन है, दाब की वृद्धि द्रव के कथनांक को ऊंचा कर देती है, यानी दाब बढ़ाने पर जो द्रव का कथनांक है वह बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है। तीसरा है कि द्रव का वाष्पन वेग जो है वह द्रव के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा देखिए, द्रव का वाष्पन वेग ये तापमान पर निर्भर नहीं करता है। और चौथा क्या है दोस्तों? द्रव का वाष्पन वेग बढ़ जाता है यदि द्रव के सतह पर हवा चलाई जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत कथन है। क्या है सी में? द्रव का वाष्पन वेग जो है वह तापमान पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल करता है दोस्तों, यह गलत कथन कह रहा है ना, तो तापमान पर निर्भर करता है। देखिए जब आप उदाहरण ले लीजिए, तालाब में पानी रहता है तो गर्मी के दिन में ज़्यादा जल्दी वो सूख जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में तापमान अधिक रहता है, और जाड़े के दिनों में क्या होता है, तापमान कम रहता है। तो तापमान पर निर्भर करता है। तो सी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। देखते हैं, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है। तेल की एक छोटी बूंद जो है वह पानी पर फैल जाती है, क्यों? ऑप्शन है आपके सामने, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ऑप्शन बी है, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ऑप्शन सी है, तेल की क्षयणता अधिक होती है। और ऑप्शन डी है, जल की क्षयणता अधिक होती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही है। बी कह रहा है कि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है तेल की अपेक्षा, यानी तेल का जो पृष्ठ तनाव है वह कम होता है और जल का जो पृष्ठ तनाव है वह ज़्यादा होता है। जब जल पर तेल हम गिराते हैं तो क्या होता है कि पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से, जैसे टेंशन कम रहता है, सरफेस टेंशन कम रहता है, तो जब टेंशन आपको कम रहता है, आप खुद से ही सोचिए कि जब आपको टेंशन कम रहेगा तो आप ज़्यादा उछल कूद मनाएंगे या ज़्यादा दूर तक जाएंगे। उसी प्रकार से तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है, तो कम होने की वजह से ये पूरे पानी की सतह पर फैल जाना चाहता है, ठीक ना, और फैल जाने की वजह से यह नहीं डूबता है, तैरते रहता है। तो इसका बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है। आपके सामने देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है ना, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो आंसर है यह ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर चलते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में है? किस तापमान पर? वह कौन सा टेम्परेचर है जहां पानी जो है वह ठोस भी और द्रव भी है? ऑप्शन आपके सामने है 0 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री और 15 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री। देखिए बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा 4 डिग्री, नहीं, 4 डिग्री पर पानी सबसे ज़्यादा घना होता है। 4 डिग्री पर पानी जो है वह सबसे ज़्यादा घना होता है, यानी पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री पर। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, दूध को मथने से क्रीम जो है वह अलग हो जाता है। दूध को मथने से क्रीम जो है वह अलग हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन है आपके सामने, घर्षण बल के कारण, अपकेंद्री बल के कारण, गुरुत्व के कारण या शयान बल के कारण। तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा अपकेंद्री बल, यानी बी इज द राइट आंसर। अपकेंद्री बल के कारण जो है यह दूध से मथने पर क्रीम जो है वह अलग हो जाता है। तो इसका दूसरा जो है वह राइट आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहाड़ पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि,
ध्यान से समझिएगा, पहाड़ पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि, यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट के तरह समझा रहा हूँ। देखिए मान के चलिए ये है पहाड़, ठीक, और यह है धरातल यानी समतल जमीन। अब आप ही बताइए, हवा यहाँ पर भी है और हवा यहाँ पर भी है, ठीक ना, तो ज़्यादा हवा कहाँ पर है भाई, यहाँ ज़्यादा गहराई है तो हवा ज़्यादा यहाँ पर होगा, जाहिर सी बात है, ठीक। तो ज़्यादा हवा का मतलब ज़्यादा घनत्व, भाई ज़्यादा हवा तो ज़्यादा घना है, ज़्यादा घनत्व। यहाँ कम हवा यानी कम घनत्व। अब देखिए समझिएगा, पहाड़ पर जो होता है वह कम घनत्व होता है, ठीक ना। तो पहाड़ पर देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहाड़ पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि, अब कम घनत्व होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम जाता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वह 100 डिग्री है, ठीक ना। अब पहाड़ पर गए तो माना कि ये हो गया 80 डिग्री, तो भाई बॉइलिंग पॉइंट तो अब कम गया, तो पानी को 100 डिग्री पर उबलना चाहिए था, लेकिन अब 80 पर ही उबल गया। क्यों उबल गया भैया, अब ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है पहाड़ों पर ठंड होती है, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, तीसरा पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है और चौथा ऑक्सीजन कम होती है। तो अभी हमने आपको समझाया कि यहाँ वायुदाब अधिक है और यहाँ वायुदाब कम होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वह भी कम गया है, इस वजह से जो पानी है वह जल्दी उबलने लगा। कोई दिक्कत नहीं। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, देखिएगा क्या पूछता है कि पहाड़ों पर खाना बनने में देरी लगता है, क्यों लगता है। आप कहेंगे कि सर पानी तो जल्दी उबल रहा था, खाना देरी में कैसे बनने लगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे आलू आपको पकाना है पहाड़ पर, ठीक, और एक आलू आपको धरातल पर पकाना है, तो आलू को अगर 100 डिग्री टेम्परेचर देंगे, 100 डिग्री आप टेम्परेचर देंगे आलू को, तब आलू उबलता है ठीक से। अब यहाँ 80 डिग्री पर ही उबलने लगा, तो आप जानते हैं कि जब उबलने लगता है तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन की तरह, है ना। तो इसका टेम्परेचर जो है बहुत देर में बढ़ाएंगे आप, बहुत कम, है ना। तो 100 डिग्री पर भाई ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ज़्यादा टेम्परेचर है तो जल्दी पक जाएगा ना, और 80 डिग्री तो टेम्परेचर कम है, पानी लगा उबलने, तो टेम्परेचर तो कम ही है, भले उबलने से क्या होगा, टेम्परेचर तो आपका कम ही है। आलू तो तापमान से पकता है, ना कि उबलने से, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर तापमान अधिक होने की वजह से धरातल पर जल्दी उबल जाता है और यहाँ तापमान कम हो जाता है, टेम्परेचर किसका, पानी का, ठीक ना। इस वजह से जो है खाना लेट पकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक। नहीं समझे हैं तो आगे भी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ऐसे, तो मैं उसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रॉकेट जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो न्यूटन का तृतीय नियम, दूसरे में है न्यूटन का प्रथम नियम, और न्यूटन का द्वितीय नियम सी में है, और डी में है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो देखिए आपने न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स, अगर आप जितना बल इधर लगाएंगे तो उतना ही बल आपको प्रतिक्रिया के रूप में इधर भी लग जाएगा। जैसे इस बोर्ड पर हमने इसको फेंका, तो जितनी तेजी से हम इस मार्कर को बोर्ड पर फेंकते हैं, मार्कर भी उतनी तेजी से ही इस मार्कर को, बोर्ड भी इस मार्कर को लौटा देता है, ठीक ना। तो रॉकेट में क्या होता है, जैसे देखिए रॉकेट में क्या होता है, इधर से धुआं छोड़ रहा है, तो इधर की ओर प्रेशर लगाता है इसका इंजन, तो इधर की ओर प्रेशर लगाने की वजह से जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है यह उल्टा होता है, इस वजह से रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है। तो इसमें हो जाएगा न्यूटन का तीसरा गति नियम, यानी इसका ए इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आगे। बादल वायुमंडल में तैरते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका देखिए ऑप्शन है निम्न ताप के कारण, ठीक, दूसरा है निम्न वेग के कारण, तीसरा है अल्प दाब के कारण, और चौथा है अल्प घनत्व के कारण। तो देखिए अल्प घनत्व के कारण ही जो है यह मतलब घना कम होता है, जो बादल होता है यह कम घना होता है, बहुत कम घनत्व के कारण यह तैरने लगता है वायु में। तो इसका डी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डी इसका सही जवाब होने वाला है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की जो त्वचा होती है वह जल जाती है, क्यों। ऑप्शन है आपके सामने, और रक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, और सी में है ऊष्मा के कारण, और डी में है परावैगनी किरण के कारण। तो इसमें हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, परावैगनी किरण के
कारण। ध्यान दीजिएगा डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा? परावैंगनी किरण के कारण। अब देखिए फिर आ गया ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन तो उसका आयतन क्या होगा दोस्तों? तो उसका आयतन होगा कि पहले घट जाएगा, जैसे 0 डिग्री से 4 डिग्री तक चलेंगे तो इसका जो आयतन है यह घटेगा, और 4 डिग्री से जब हम बढ़ेंगे तो इसका आयतन जो है वह बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वह कह रहा है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, देख लीजिए यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। पहला है, जब वायु दाब मापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाए तो किस बात का संकेत है? वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर, है ना? पूछ देता है एग्जाम में कि वायु दाब मापा जाता है किससे? तो बैरोमीटर से। तो ये क्वेश्चन है कि जब बैरोमीटर का पाठ्यांक सहसा गिर जाए, मतलब अचानक जो है वह कम हो जाए, गिर जाए, ठीक ना, तो किस बात का संकेत है? ऑप्शन है गर्म मौसम, शांत मौसम, तूफान या फिर शुष्क मौसम, है ना? तो देखिए जब वायु दाब बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है अचानक गिर जाता है, नीचे आ जाता है, तो यह माना जाता है कि तूफान आने की संभावना है। क्या? और देखिए शांत मौसम कब होता है? शांत मौसम होता है जब इसका जो तापमान, ये पाठ्यांक है, यह ऊपर उठना शुरू हो जाता है, ऊपर उठना शुरू हो जाता है। और जब धीरे धीरे गिरता है इसका तापमान, धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है, बारिश होने की संभावना होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अचानक नीचे गिर जाए तो तूफान, और धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश, और धीरे धीरे अगर ऊपर उठता है तो मौसम साफ होने की जो है वह संभावना होती है। ठीक ना? इसी के साथ अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन। आप देखिए, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी हमने बताया कि यह धरातल है या पहाड़ है, ठीक? तो ऊंचाई बढ़ेगा तो भैया यहाँ पर हवा कम ही है ना, इतने जगह में जो हवा है ना, यहाँ तो इतना सारा हवा रहेगा। तो कम हवा के पास कम दाब, ज्यादा हवा के पास ज्यादा दाब। वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो दाब है वह ऊंचाई बढ़ने पर घट जाएगा, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ेगा तो वायु दाब घट जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई कठिनाई हो रही हो समझने में तो। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सभी लोग अच्छे से, बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। क्या कमेंट करना है कि इसी तरह से पढ़ाए या फिर लिख लिख के जो पहले पुराने तरीके से पढ़ा रहे थे, कमेंट भी कर ही दीजिएगा। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का, दूसरे श्रेणी के उत्तोलक का, तीसरे श्रेणी के उत्तोलक का, या घिरणी प्रणाली का? तो देखिए यहां आप समझिएगा, प्रथम श्रेणी, दूसरे श्रेणी और तीसरे श्रेणी। यहां एक चीज आप समझिएगा, हाँ, फुलक्रम, लोड और एफर्ट, ठीक ना? ये प्रथम श्रेणी। अगर बीच में फुलक्रम यानी क्लिप जो होता है बीच में आए तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, और एल से लोड, अगर बीच में लोड आए तो वह दूसरे श्रेणी का उत्तोलक होता है, और बीच में एफर्ट यानी प्रयास वाला आए तो वह तीसरे श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो एक पहिया वाली जो गाड़ी होती है तो आपने देखा होगा, ये हाथ से पकड़ता है, यहाँ पर लोड रहता है मतलब सामान रहता है, ठीक ना, और यहाँ पर इसका फुलक्रम रहता है जो लगा रहता है चक्के में, टायर में, वो रहता है। तो हमने बताया कि अगर बीच में 3 पॉइंट हमने बनाया, अगर बीच में लोड है तो वह दूसरे श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची आपसे पूछे कि कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो अभी हमने बताया कि फुलक्रम, ठीक ना, फुलक्रम यानी जिसमें वो लगा होता है क्लिप। तो देखिए बीच में लगा है ना, यहाँ से हम लोग प्रयास करते हैं, सॉरी, यहाँ से हम लोग प्रयास करते हैं और लोड आगे हम लोग दे देते हैं, काटने वाला जो वस्तु है सामान उसको हम लोग आगे रखते हैं, यहाँ से हम लोग प्रयास करते हैं, यही करते हैं ना। तो बीच में इसका फुलक्रम है, तो ये बीच में जब आता है तो यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची हो जाता है। लेकिन लोड बीच में है तो यह दूसरे श्रेणी का उत्तोलक होता है। इस चीज को भी आप समझ गए होंगे, ठीक। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसको भी आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं।
देखिए डस्टर नहीं है, हाथ से ही मिटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पानी की कमी नहीं है, इसको धो लिया जाएगा। जरूरी है आपको याद हो, आपको अच्छी गुणवत्ता वाली कंटेंट दे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ऑप्शन है संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य। अब देखिए सदिश राशि का मतलब कि जिसमें दिशा का भी ज्ञान हो, दिशा के भी बारे में बताया गया हो। अब आप ही बताइए, दाब, दाब में कोई दिशा है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोई है दिशा दाब में? 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कुछ है? नहीं ना, ठीक। ऊर्जा में, ऊर्जा में भी कोई दिशा नहीं है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं है कोई दिशा। कार्य में भी कोई दिशा नहीं है भाई, जब ये हम पेन उठा लिए तो कार्य किए, कोई दिशा तो नहीं है ना। लेकिन संवेग में दिशा होती है, तो संवेग हो जाएगा सदिश राशि, यानी ए इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। वॉशिंग मशीन कार्य करता है, ऑप्शन है अपकेंद्रण पर, अपोहन पर, उत्क्रम परासरण पर या विसरण पर। तो देखिए ये होता है इसका अपकेंद्रण, यानी ए इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अपोहन पर आपका काम करता है डायलिसिस मशीन, जो जिस व्यक्ति का किडनी खराब रहता है तो उसको वह लगाया जाता है। तो ये भी पूछ जाता है कि जो डायलिसिस मशीन है, जिनको किडनी खराब हो जाता है तो डायलिसिस मशीन किस पर कार्य करता है, तो बताएंगे कि अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक। चलते हैं आगे। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है? जैसे देखिए पहाड़ पर आप चढ़ रहे हैं तो पहाड़ पर चढ़ते टाइम आप आगे की ओर झुके रहेंगे, ऐसे झुके रहेंगे, क्यों झुकते हैं भाई? ऑप्शन है फिसलने से बचने के लिए, गति बढ़ाने के लिए, थकान कम करने के लिए या स्थिरता बढ़ाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह डी, स्थिरता बढ़ाने के लिए। फिसलने से बचने के लिए भी नहीं है, गति भी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, थकान कम करने के लिए भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका 4 नंबर, ठीक। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए ऑप्शन है, समझ लीजिएगा, इसको भी अच्छे से हम समझा देते हैं। ऑप्शन है बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है, बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा जैसे पहाड़ पर चल जाइए, हिमालय, तो देखिए कि यहाँ तो खाली बर्फे रहता है, खाली बर्फे रहता है कि नहीं रहता है? तो वहाँ फिर जो तापमान होता है वहाँ तो हमेशा माइनस में ही रहता है, तो वहाँ से पानी कैसे बहते रहता है? ग्लेशियर क्यों पिघलते रहता है? कि वहाँ तो तापमान माइनस में, बहुत ज़्यादा माइनस में रहता है, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, तब भी क्यों वहाँ से पानी निकलते रहता है, क्यों पानी बहता है? तो देखिए जब ये मान लीजिए निचला लेयर है बर्फ़ का, आइस पर फिर बर्फ़ का लेयर, फिर बर्फ़ का लेयर, फिर बर्फ़ का लेयर, तो बर्फ़ पर जब हम लोग दाब बढ़ाते हैं तो इसका जो गलनांक है वह कम जाता है ना। इसका गलनांक जो पिघलता है यह 0 डिग्री से कम में आने, जैसे 1 डिग्री आने पर पिघलना शुरू होता है, तो यह कम पर ही, यानी पहले ही पिघलना -10 -20 पर ही पिघलना शुरू कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गलनांक जो है वह कम जाता है, अपने पॉइंट से जहाँ पिघलता था उससे पहले ही पिघलना शुरू कर देता है। देखिए दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे और बिल्कुल आपको याद हो जाएगा और कभी भूलेंगे भी नहीं। तो अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगा है इसको बनाने में। अगला क्वेश्चन, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? ठीक ना। ऑप्शन है उस पर बाहर की ओर कर्षण, गति का जड़त्व, संवेग में परिवर्तन या त्वरण में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह गति का जड़त्व। जड़त्व क्या कहता है कि जो चीज जहां है वहीं रहना चाह रहा है ना। तो बस सीधी चल रही है तो आदमी भी उसी में चल रहा है, और बस अचानक मुड़ जाती है तो आदमी जो है वह सीधा ही चलना चाहता है, और बस इधर अगर मुड़ गई तो आदमी भाई अचानक बाहर निकल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा गति का जड़त्व। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जल का वाष्प में परिवर्तन, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? देखिए ऑप्शन है आपके सामने, प्राकृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या जैविक परिवर्तन। तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिससे पदार्थ अपनी स्थिति में आ सकती है। तो जल को हम अगर वाष्प बनाते हैं, जल से हम लोग वाष्प बनाते हैं, तो वाष्प से फिर तो जल बना ही सकते हैं। तो वाष्प से फिर तो हम लोग जल बना ही सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं?
बिल्कुल बना सकते हैं। तो यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अब बताइए कागज का जलना किसका उदाहरण हो जाएगा? कागज को जला करके फिर उसके राख से क्या कागज बना सकते हैं? नहीं ना। तो कागज का जो जलना हो जाएगा वह हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस, तो और हैं अभी, लेकिन ये इस टाइप का पहला वीडियो है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो एक बार मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है इस टाइप का तो कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग शेयर करेंगे, ज़्यादा संख्या में लोग आप देखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, और अगर नहीं देखेंगे तो फिर मैं जैसे पहले करा रहा था वैसे ही कराऊंगा, ठीक ना। तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कैसा लग रहा है ये सेशन। अगर बढ़िया लग रहा है तो मैं कंटिन्यू रखूँगा, डेली कंटिन्यू रखूँगा, और ये वाला अगर कहेंगे तो मैं 2-2 क्लास पर डे आपको उपलब्ध भी करा दूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।